The stomach. Stomach is basically a muscular organ. It is somewhat irregular dilation of alimentary canal. यानी कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं है, बेसिकली वही जीआईटी ट्रैक्ट जिसको हमने कहा था कि जिसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 10 मीटर के करीब है। जब इसको स्ट्रेच किया जाए तो इसी में किसी जगह पे डायलेशन हो जाती है तो उसके हिसाब से एक नया ऑर्गन जो है वो बन जाता है। तो दिस इज बेसिकली dilated part of alimentary canal. When empty, small linings thrown into folds. जी, जब आपने कुछ खाया पिया नहीं होता, जब ये खाली होता है तो ये सिकुड़ जाता है और अपने लाइनिंग्स के अंदर जब वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है। जबकि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो ये 1 लीटर तक जो है ना वो एक्सपेंड कर सकता है वॉल्यूम के हिसाब से। काम इसका क्या है अभी? रेजरवायर का काम करता है और फूड को स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के साथ साथ वहां पे फूड को डाइजेस्ट भी करेगा और उसको इस काबिल बना देगा कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको जज़ब किया जा सके। फूड रेजरवायर के तौर पे इसका फंक्शन देखें तो ये जितनी डिजायर्ड क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका जो पहला पार्ट है जो इसके साथ कनेक्टेड है पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, उसको हम ड्यूटीनम कहते हैं। तो ये ड्यूटीनम के अंदर अपनी जो कह लें कि काइम जिसको हम बोल रहे हैं ना CHYME, उसको पोर करेगा। ये लास्ट टाइम बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको इसकी एनाटॉमी जो है वो समझाई थी। अब जस्ट समरी के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है फ्रॉम आउटसाइड अगर बात करें तो इसको हम सीरस का नाम देते हैं और यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, सीरस के बाद इनर लेयर जो है ये मस्कुलर इन नेचर है और इसके अंदर 3 किस्म के मसल्स जो है ना वो पाए जाते हैं और उनको हम डिफरेंशिएट किस बेस पे कर रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो some fibers run obliquely, means in slanting position, some are in circulatory mode and some are longitudinally set. Ultimately ये 3 किस्म की जो लेयर्स हैं इनका मकसद स्टोमिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देना कि ये बाद में जब रिदमिक मूवमेंट करता है, जब 1 मिनट में ये 3 बार अपने आप को स्क्वीज करता है और रिलैक्स करता है तो इसके थ्रू ना सिर्फ चर्निंग का एक्शन होता है बल्कि फूड को पुश करने में भी हेल्प मिलती है ताकि इसका कुछ पोर्शन जो है वो ड्यूडिनम के अंदर ऐड किया जा सके। इनर साइड पे देखें तो पेरिटोनियम है और पेरिटोनियम के ऊपर भी एक लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है जी। अब इन साइड में बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। बेसिकली जो पिट्स हैं भाई इसके, इसकी वॉल्स के जो पिट्स हैं वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। Gastric glands secrete gastric juice. Cell linings of the stomach secrete mucus, which is a thick, slimy, and white polysaccharide. It is sticky in nature and act as a coat inside of the stomach, protect it from the attack of gastric juice. Walls of stomach contract and relax, and the purpose is to help mix gastric juice into food. Second one, to promote enzymatic digestion. And third one is to push the food towards duodenum side so that it can be released slowly into the duodenum. Let's talk about the secretion of stomach glands, which is known as gastric juice. Gastric juice has pH of 1.77. It is a clear, colorless acid liquid and its production is stimulated by two actions. First one is psychological reaction of appetizing food. यानी जितनी कोई फूड आपको ज्यादा आपकी पसंद की होगी, आपको एपिटाइज करेगी, उसी हिसाब से इसकी सिक्रीशन जो है वो रिलीज होगी और ये प्रोसेस जो है वो खाने से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे आपको कहा जाए ना कि कल आपकी दावत है, 12 बजे आपने आना है और आपके साथ अगर मेन्यू भी शेयर कर दिया जाए और उस मेन्यू में ऐसी चीजें शामिल हों
जो आप लाइक करते हो, अल्टीमेटली secretion of HCl will start or gastric juice will started. Second one is actual arrival of food in stomach. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने खाना जो खाया उसका नवाला जो है वो इसोफेगस से होता हुआ जैसे स्टोमिक वाल्स को जाके टच करेगा, फिर इसकी सिक्रीशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब क्वांटिटी जो है वो डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड, और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो प्रोटीनियस फूड के शक्ल में ये ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि अगर हम न्यूट्रिएंट्स में से डाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा डाइजेशन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। बाकी फैट जो है वो एज सच आगे मूव करेगी और वहां पे जाके फिर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेजेस चाहिए होंगे। गैस्ट्रिक जूस कंटेन वाटर, HCl, renin and pepsin. Renin and pepsin are basically two enzymes present in the gastric juice, and these are involved in the digestion of protein. HCl act as a antiseptic, यानी जरासीम कोश का काम करता है और एसिडिक इन्वायरमेंट स्टोमिक के अंदर क्रिएट कर देता है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो दो फायदे हैं। नंबर एक तो एंजाइम जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, और नंबर दो इसमें ये आ जाएगा कि जो वहाँ पे कुछ अगर जर्म्स वगैरह जो हैं वो चले जाते हैं फूड के साथ, तो उनको किल करना ये भी इसका मकसद है, क्योंकि यहाँ से जो चीज बच के आगे चली गई फिर उसको आगे इतनी पीएच एग्जिस्ट नहीं करती कि उसको किल किया जा सके। गैस्ट्रिक जूस के अब हम डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू हाइड्रोलाइज द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। among the disaccharides अगर हम बात करें तो सुक्रोज will be converted into glucose and fructose. If we talk about the proteins, first one, they will be coagulated, यानी इकट्ठी हो जाएंगी, make easier for enzymes to act them, and then renin enzymes curd milk protein and prepare it for the action of pepsin. रेनन जो है ना वो स्पेशली जो मिल्क प्रोटीन है उनके ऊपर एक्ट करता है और उनको इस काबिल बना देता है कि उनके ऊपर पेप्सन जो है वो इजीली अमल कर सके। दिस पेप्सन हाइड्रोलाइजेस द प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स व्हिच आर स्मॉलर यूनिट्स एज कंपेयर टू इंटैक्ट प्रोटीन्स। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ना अमाइनो एसिड नहीं मिले, ठीक है। अमाइनो एसिड जो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, जब तक फूड इनमें कन्वर्ट नहीं होगी ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं आएगी। Stomach has relatively few microorganisms because of hydrochloric acid. ये एंटीसेप्टिक का जो कंसेप्ट है वो इसी वजह से है कि ये मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको किल कर देता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं एच पाइलूरी, ठीक है। एच पाइलूरी जो है ना ये बाज दफा इसका लोड इतना ज्यादा हो जाता है स्टोमिक के अंदर, और स्पेशली उन लोगों में जहाँ पे स्टोमिक के अंदर इतनी ज्यादा गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन ना होती हो, या इसकी एसिडिटी या एसिडिक एनवायरनमेंट जो उस लेवल पे मेंटेन ना रहता हो, और स्पेशली ये ओल्ड एज में जाके इस तरह की चेंजेस आती हैं। अब एच पाइलोरी जो है ना ये जो स्टोमिक अल्सर है ना इसकी एक मेजर काज गिना जाता है। अब स्टोमिक बेसिकली काम कैसे करता है, इन अ रिदमिक फैशन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर आल्सो देयर। और कितनी बार भाई, 1 मिनट में 3 टाइम्स जो है ना ये रिदमिकली जो है वो मूवमेंट शो करता है। अल्टीमेटली फूड इज चर्न अप एंड फॉर्म सेमी लिक्विड मैस विच इज नोन एज काइम। ठीक है, तो पहले क्या था, बोलस था भाई, जो हमने नवाला खाया था वो बोलस फॉर्म में था, और जब इसके अंदर एसिड शामिल हो गया और इसकी चर्निंग होगी अच्छी खासी तरह, तो फिर इसको हम टेक्निकली जो वर्ड यूज करते हैं वो काइम है। It is pushed gradually through the pyloric sphincter, which is basically a muscular organ which separates stomach from the small intestine, and ultimately food is released into the duodenum. अब टाइम कितना डिपेंड करेगा भाई, कौन सी फूड जो है वो मैदे में ज्यादा टाइम स्टे करेगी और फिर वहां से ग्रेजुअली उसको आगे मूव किया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स यूजुअली टेक लेस देन एन आवर,
whereas proteins take longer time, and comparatively fatty meals can take up to 3 to 4 hours to leave the stomach. तो पराठा खाया होगा तो ज्यादा अरसा आप सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता स्टोमिक से जो है वो रिलीज किया जाएगा। और अगर आपने स्टार्ची फूड, बॉइल्ड राइस खाए हैं या प्लेन जो चपाती आपने ली हुई है, वो कम टाइम में मैदे को जो है वो छोड़ जाएगी। तो प्रैक्टिकली नो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टोमिक। स्टोमिक इज नॉट मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन जब भी हम जिक्र करेंगे ना, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो उसका रोल आएगा। नटशेल में जब हम इसकी समरी देखें तो यहाँ पे क्या हो चुका है, अभी तक फूड के अंदर वाटर जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है, जो बेसिकली स्लाइवा से भी आया था, और प्लस जो HCl इसका जो स्टोमिक की जो सिक्रीशंस हैं उसकी कंपोजिशन भी अगर हम देखें तो वहां पे भी वाटर एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्च जो है वो बेसिकली उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स में से जो डाइसेक्राइड्स हैं, स्पेशली सुक्रोज, इट हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड। Minor action on the carbohydrates, fats, and vitamins. Proteins are broken down to polypeptides and peptones, which will be ultimately converted into amino acids in the subsequent process. No chemical action on mineral elements. Fiber remains unchanged. स्पेशली ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स हैं, ये आप देखेंगे कि ये स्पेशली फाइबर की जब भी बात करेंगे तो ये लास्ट तक जो है ना वो अनचेंज फॉर्म में जो है वो रिमेन करेगा। प्रैक्टिकली नो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड की अगर हम एग्जांपल लें कि कौन सी फूड कितना टाइम लेती है, तो इसमें जितना किसी फूड के अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा होगा या प्रोटीन लेवल ज्यादा होगा, उतना ही वो ज्यादा स्टे करेगी स्टोमक के अंदर, ठीक है, और आप ज्यादा अरसे तक जो है वो स्टाइटी फील करेंगे। यू विल बी satisfied for prolonged period of time. So in case of nuts, for example almond, pistachio, walnut, peanut, अगर आप ये खाते हैं तो तकरीबन ये 4.5 घंटे तक जो है वो स्टोमक को सेटिस्फाई कर सकते हैं। पुलाव इज बेसिकली यू कैन से इसमें वाट ऑयल भी शामिल है, प्लस इसमें हो सकता है कि गोश्त भी शामिल हो, तो ये भी कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम ले रहा है। अलोन अगर हम बीफ की या मीट की बात करें तो ये 3.5 hours, एग्स फ्राइड स्पेशली 3.5 hour, एंड कैबेज बॉइल्ड 3 अब इसमें फाइबर का एलिमेंट भी ज्यादा है, ठीक है, तो फाइबर आपको पता है कि ये बल्क क्रिएट करता है और स्टोमक को फुल फिल रखेगा, सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको ज्यादा अरसे तक प्रोलॉन्ग करेगा। चपाती कंपैरेटिवली 3 से 3.5 घंटे, मटन इन द फॉर्म ऑफ बीफ एज वेल ऑलमोस्ट 3.25 घंटे 3.5 घंटे ये इन्वॉल्व होंगे। पोटैटो बॉइल्ड 3 hours, वेजिटेबल्स बॉइल्ड 3 hours, पल्सेस 2.5 hours, और दूध जो है या लिक्विड अब भाई आनी शुरू हो गई हैं चीजें, तो ये कम टाइम ले रही हैं। और राइस बॉइल्ड सिंपली 1 hour। तो अगर इसी में ऑयल ऐड कर दें या मीट ऐड कर दें तो जो कह लें कि पुलाव टाइप कोई चीज बना देंगे, तो अल्टीमेटली इट विल टेक मोर टाइम। तो अभी तक भाई हमने बात की है माउथ की, उसके बाद ओइसोफेगस की, उसके बाद स्टोमक की। इसके बाद जो थर्ड फोर्थ वन कंपोनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, और इसका 2 टाइप्स हैं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पाइलोरिक ओपनिंग ऑफ द स्टोमक। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैदे का वो वाला हिस्सा जिससे स्टोमक जो है वो ड्यूडिनम के साथ कनेक्टेड है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। और ये कहाँ तक चलती है? एंड्स एट द इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व कौन सा है? जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाती है। 3 मीटर लॉन्ग एंड ओनली 2 to 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की जब बात करेंगे तो उसमें डायामीटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। एग्जिस्ट कहाँ करती है? इट लाइज ग्रेटली क्वाइल्ड इन द एब्डोमेन। एक क्वाइल की फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एब्डोमेन वाले पोर्शन में एग्जिस्ट करती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 sections, and these are known as duodenum,
ठीक है, जो मैदे से फौरन जो अटैच हो रहा है, ड्यूडिनम, उसके बाद फिर ज्यूजिनम, और उसके बाद फिर लास्ट वन इज इलियम, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होगा जाके इलियोसिकल वाल्व की मदद से। Duodenum is basically a U-shaped loop about 25 centimeter long and curved around the pancreas, ठीक है, pancreas के इर्द गिर्द जो ये कर्व फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे अब pancreatic and bile ducts are open and pour their secretions into duodenum by one common duct known as hepatopancreatic duct, ठीक है। वैसे पेंक्रियाज से एक लेदर डक्ट आती है, बाइल से एक लेदर लिवर से एक लेदर डक्ट आती है, ठीक है। तो ये दोनों डक्ट्स मिलके हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट्स बनाती हैं और फिर ये ड्यूटिनम के अंदर आके खुलती हैं। अब इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, कुछ सिक्रीशंस होंगी जिनका हम आगे जाके जिक्र करेंगे। सेकेंड पार्ट इज द ज्यूजिनम। It forms first 2/5 of small intestine beyond the duodenum, ठीक है। ड्यूडिनम के बाद जितना भी सब बच जाता है ना भाई, उसका 2 हिस्से 2/5 जो है वो ज्यूजिनम पे मुश्तमिल है, ठीक है। और लास्ट सेगमेंट क्या है? इलियम, ठीक है, एंडिंग एट इलियोसिकल वॉल एंड सेपरेट्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनॉटमी भाई इसकी अच्छी तरह देखिएगा ताकि हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चरल इसकी कंस्ट्रक्शन है उसकी अगर हम बात करें, इट इज कवर्ड इनसाइड विद टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई, ठीक है। तो आपको ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना, इसमें जो यहाँ पे तो बिल्कुल स्मॉल व्यू है उसका, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक है और इसका इंटीरियर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये इनका अगर क्रॉस सेक्शनल अगर आप चेक करें तो ये आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे। माइक्रोविलाई का नाम दिया जा रहा है। इसके नीचे जो है वो आपको एपिथेलियल सेल्स भी नजर आ रहे हैं। इट गिव्स सरफेस ऑफ वेलवेटी अपीयरेंस। वेलवेट भाई एक कपड़े की एक किस्म है, ठीक है। इस तरह वेलवेट की तरह एक लुक जो है ना वो नजर आती है जब हम इसके विलाइस को देखते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मेन इसका काम क्या है भाई? विलाइज का फूड को एब्जॉर्ब करना। बिटवीन विलाइज स्मॉल होल्स एग्जिस्ट, ठीक है। दो विलाइज के दरमियान जो है वो होल एग्जिस्ट करता है और जिसमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो है ये बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं। On the outer side of a layer of columnar epithelium, ठीक है। मतलब आउटर साइड की हम बात कर रहे हैं तो विलाइज और विलाइज के बाहर आप देखें अगर तो एक लेयर जो नजर एग्जिस्ट करती है उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं। इनसाइड विलाइज 3 काइंड्स ऑफ वेसल्स, एन आर्टरी, अ वेन एंड अ लिम्फेटिक वेसल, जिसको लेक्टियल भी बोलते हैं। विलाइज जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसकी मैं बात कह रहा हूँ, तो जस्ट लाइक आप इंडेक्स फिंगर अपनी देखें अगर तो इसको आप एक विलाई बोल सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो इसमें 3 तरह की वेन्स जो है वो नजर आती हैं, जो कि आर्टरी है, वेन है और लिम्फेटिक वेसल है। वाल्स कंटेन्स मैनी ग्लैंड्स, both intestinal glands which secrete digestive juices and some lymphatic tissues that combat infections। अगर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाए उसको किल करने के लिए भी यहाँ पे सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। Few microorganisms in small intestine due to low pH of chyme and rapid movement। अब इसमें ऑर्गेनिजम्स को भी भाई जिंदा रहने के लिए खास पीएच चाहिए होती है। तो एक तो यहाँ की पीएच जो है वो काफी लोअर साइड पे है और दूसरा यहाँ पे फूड को स्टोर नहीं किया जाता। इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस कहाँ पे होते हैं? उस एरिया में जहाँ पे वेस्ट मटेरियल या जो कंटेमिनेटेड स्टफ है वो ज्यादा अरसा स्टे करे। तो यहाँ पे फूड की रैपिड मूवमेंट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो हमें कम नजर आता है।
Digestion is carried out by the action of three alkaline fluids in the small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम इसका, अभी हम एब्जॉर्प्शन को भूल जाते हैं वक्ती तौर पे, हम बात करेंगे कि ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करती है। इसमें बाइल, पिंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो शामिल है। ठीक है, बाइल जो है वो बेसिकली लिवर की सिक्रीशन का नाम है। These three fluids contain various type of salts which adjust the pH of chyme towards neutral, and this is most suitable pH for enzymes that work here. जो मैदे से स्टफ आया था कायम की फॉर्म में, उसकी पीएच जो है वो हाई साइड पे थी। अब यहाँ पे जो तीन किस्म की सिक्रीशंस आई हैं, उनकी वजह से पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो गई है, और ये पीएच सूट करती है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को कि वो अपना काम कर सके और फूड को उसके बेसिक यूनिट्स के अंदर ब्रेकअप कर सके। तो अब हम फर्स्ट जो सिक्रीशन है इसकी बात करेंगे, विच इज नोन एज बाइल, एंड बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, लिवर के अंदर भाई एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम पाउच लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो लिवर की सिक्रीशन है जिसको हम बाइल बोलते हैं, इसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और कब रिलीज करेगा, स्पेशली ये फैटी मील के साथ कनेक्टेड है। जब हम फैट रिच फूड लेते हैं उस वक्त जो है ना इसको पोर किया जाता है। ठीक है, released when stimulated by the presence of fat in the duodenum. Liver cells secrete about 1 liter bile per day. अब देखें, हमने बात की थी कि 7 से 10 लीटर तक जो है ना वो डिफरेंट टाइप की सिक्रीशन जो है ना वो जीआईटी सिस्टम के अंदर डाली जाती है, जो कि डाइजेशन के अंदर, फूड की मूवमेंट के अंदर और डिफरेंट काम करने में हेल्प आउट करती है। तो लिवर की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो बाइल डेली जो है वो प्रोड्यूस करता है, विच इज बेसिकली अ बिटर अल्कलाइन विसिड, you mean sticky in nature, and greenish yellow fluid. It contains cholesterol, water, mucin, lecithin, bile salts and pigments. अब अगर हम बाइल साल्ट्स की बात करें तो इसमें हमें जो ज्यादा मिलते हैं वो कॉलिक एसिड है और डी ऑक्सी कॉलिक एसिड है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। तो जितना ज्यादा बाइल प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा पीछे जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम होगा। बाइल एसिड्स फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फैट्स, aid in absorption of fats, cholesterol and fat soluble vitamins. तो अब जो एसिड्स हैं भाई, कॉलिक एसिड और डी ऑक्सी कॉलिक एसिड, इनका अगर हम फंक्शन देखें तो ये फैट की एब्जॉर्प्शन और फैट के साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो उसको कम करने में हेल्प आउट करते हैं। पिंक्रियाज भाई, आपको एक ये लीफ की तरह जो है स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये भी एक सिक्रीशन पोर करता है जिसको हम पिंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये अल्कलाइन लिक्विड है एंड कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट्स, और इसके जो साल्ट्स हैं बेसिकली वो सोडियम क्लोराइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसके अलावा कुछ इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एक एक्सोक्राइन क्या लें ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, विच सिक्रीट आउटवर्ड्स थ्रू अ डक्ट आर डक्ट्स। ठीक है, जो एक डक्ट के थ्रू जो है ना वो अपनी सिक्रीशन को पोर करते हैं सिस्टम के अंदर। ऑफ पिंक्रियास सिचुएटेड इन द बेंड ऑफ ड्यूडिनम ऑन द राइट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो ये आपके राइट ऑफ एब्डोमेन जो है ना वहां पे एग्जिस्ट करता है, और स्पेशली ड्यूडिनम जो हमने कहा ना एक लूप की शक्ल में एग्जिस्ट करती है बेली में, उसके बेंड के साथ जो है ना ये एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्यूडिनम की लूप है, और यहाँ पे ये पिंक्रियाज है, और पिंक्रियाज जो है ना ये इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको पिंक्रियाटिक डक्ट नजर आ रही है, और ऊपर से ये गाल ब्लैडर, ठीक है, जो लिवर का स्टोरेज ऑर्गन है, इसमें से बाइल, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो रास्ते में ये दोनों मिलते हैं और फिर ड्यूडिनम के अंदर जहाँ पे ये खुलते हैं आके उसको हम कॉमन बाइल डक्ट का नाम देते हैं।
It enters first portion of the small intestine through pancreatic duct and neutralizes acid chyme. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी एंजाइम अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एग्जामिनेशन में आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। मेन चीज ये याद कर लें कि पेंक्रियाज जो है इसका रोल जो है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन के अंदर ज्यादा नजर आता है, ठीक है? और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन के अंदर डोमिनेट नजर आएंगे। लेट्स टॉक about the pancreatic juice enzymes. Principal enzymes are 6 in number. इनमें first one is trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, pancreatopeptidase. तो ये 4 enzymes जो है ना ये भाई प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद लाइपेज है जो कि फैट की ब्रेकडाउन में यूज होगा, और अमाइलेज है जो कि स्टार्च या पॉलीसेकेराइड्स की ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है। अब इनमें फर्क क्या है, ये चारों जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंजाइम जो है ना बड़े स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। अपने फंक्शन के हिसाब से देखें तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस। जो काम एक इंजाइम कर सकता है वो दूसरी जगह पे सेम काम दूसरा इंजाइम वो काम परफॉर्म नहीं कर पाता। अब ट्रिप्सन क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन बॉन्ड्स वेयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड बाय arginine and lysine residue and changes these proteins into peptones and amino acids। अब हमने बात की थी कि प्रोटीन्स जो हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, और ये अमाइनो एसिड जो हैं वो एक खास तरतीब में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसको डीएनए जो है बेसिकली जेनेटिक मेकअप जो है वो डिक्टेट करता है। अब ट्रिप्सन जो है ना ये बड़ा स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ उन लिंकेजेस को ब्रेकअप करेगा जहां पे आर्जिनिन और लाइसिन जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है? आर्जिनिन और लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है ना वो बेसिकली जहाँ पे लिंक्ड होते हैं विद अदर अमाइनो एसिड्स। कीमोट्रिप्सन की अगर हम बात करें तो ये उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेकअप करता है जहाँ पे टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और मैथ्यूनिन जो है ना वो लिंक्ड होते हैं। तो बाकी लिंकेज को इसने कुछ नहीं करना, इन्होंने वहीं पे एक्ट करना है जहाँ पे ये 4 किस्म के अमाइनो एसिड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और अल्टीमेटली इनका भी काम वही है कि इन्होंने प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करना है। Carboxypeptidase hydrolyzes peptide bonds at carbon terminal of the peptides to amino acids। Pancreatopeptidase का एक भाई पुराना नाम भी अभी तक लिटरेचर में हमें मिलता है, इलास्टेज इसको बोलते हैं। इलास्टेज it acts on peptide bonds adjacent to neutral amino acids residues। इसका मतलब है हमने देखा है कि भाई चारों किस्म के जो एंजाइम्स हैं वो सिलेक्टिव इन नेचर हैं, और सिलेक्टिव अमाइनो एसिड के जो लिंकेजेस हैं वहां पे काम करते हैं और उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर, और इवन जो पॉलीपेप्टाइड्स के जो स्मॉलर यूनिट्स हैं पेप्टोन्स के अंदर। लाइपेज भाई एक एंजाइम है जो फैट के ऊपर बेसिकली अमल करता है, फैट को स्प्लिट कर देता है इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर, जिसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं और फैटी एसिड्स कहते हैं। बच्चों में बाज दफा जो इन्फेंट फार्मूलाज हैं उनके अंदर लाइपेज ऐड किया जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है, ताकि उनकी जो फैट कंटेंट उनकी बॉडी में जा रहा है उसको इजीली ब्रेकअप किया जा सके। जब हम फैट्स एंड ऑयल्स की स्टोरेज की बात करते हैं तो ये वही लाइपेज है जो वहां पे लिंकेजेस को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ब्रेकअप करके रेंसिडिटी काज करता है, जिसको हम एंजाइमेटिक रेंसिडिटी कहते हैं। अमाइलेज नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है उसके स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, जिसको हम माल्टोज कहते हैं। तो अभी भाई ये माल्टोज जो है इसने फर्दर आगे ब्रेकअप होना है। इसी तरह पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स के साथ साथ इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है? एक को हम इंसुलिन कहते हैं और दूसरे को हम ग्लूकागान कहते हैं, और ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, ठीक है?
जो जी, और इसमें अल्फा और बीटा सेल्स के हिसाब से बात की जाती है। Islands of Lagrange group of cells in pancreas have no ducts। ये आपको नजर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में आपको सेल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। एंडोक्राइन सिक्रीशन इसकी बोलेंगे भाई इन सेल्स की, which is in the form of insulin and it enters the bloodstream directly, play a vital role in enabling tissues to convert sugar into energy. When formation of insulin by pancreas is disturbed by disease, it results in diabetes। Intestinal juice नेक्स्ट बाई आ गई सिक्रीशन, और इंटेस्टाइनल जूस नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है ना इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये 4 एंजाइम जो है ना इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम रिप्सन है। रिप्सन जो बेसिकली अभी तक जो पेप्टोन्स बने थे उनको मजीद ब्रेकअप कर देगा अमाइनो एसिड्स के अंदर, और बाकी 3 एंजाइम्स जो हैं ये जो डाइसेक्राइड्स है ना उनको ब्रेकअप करने में हेल्प करते हैं। जैसे माल्टेज कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। ठीक है, हमने देखा था पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम था जो अमाइलेज के नाम से था, और वो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था पेप्टोन्स माल्टोज के अंदर, और यहाँ पे माल्टेज जो है ना उसको ब्रेकअप कर रहा है इनटू ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज जो है वो ग्लूकोज लिंकेजेस से मिलके बनते हैं। सुक्रेज बेसिकली सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है, और सुक्रोज जो है वो 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बनती है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। लैक्टेज, ठीक है, तो मिल्क शुगर लैक्टोज को ब्रेकअप कर देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो काफी कुछ हो गया भाई। यहाँ पे जितने भी डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स थे दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड, और अब ये इस काबिल हैं कि इनको बॉडी जो है वो जज़ब करके इनमें से एनर्जी रिलीज कर सके। जितनी भी फैट्स थी उनको पहले क्या हुआ, वहां पे बाइल आया और बाइल ने आके मल्शन का काम किया और उनको कन्वर्ट कर दिया उनको ग्लिसरॉल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर। जितनी भी प्रोटीन्स थी ये ब्रेकअप हो चुकी हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इट मींस कि अब ये सारा स्टफ जो है ना एनर्जी यील्डिंग जो कंपाउंड्स थे उनकी एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको आगे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। विटामिन्स और मिनरल्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ। वाटर वाज एडेड टू फूड एंड रिमेन्स इन द काइम। सेलुलोज रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड इट इज हेल्पफुल इन स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टालसिस। इट एक्ट एज रफेज, बल का काम करता है और पुश करने वाला काम जो है वो करेगा। एक्स्ट्रा बाइल को अपने साथ बाइंड करेगा और उसको भी बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करेगा। बाइल ने अपना जो काम करना था वो कर लिया। अब जो एक्सेस इन क्वांटिटी है उसको बॉडी में दोबारा नहीं जज़ब होने देना, बल्कि उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने में इसने हेल्प करनी है। ऑल डाइजेशन products absorbed while chyme passes through the small intestine, and all vitamins and most of the minerals elements are absorbed। जी, तो नेक्स्ट आता है भाई लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो ये तकरीबन 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऑलमोस्ट 5 फीट के करीब बनती है ये। आपकी हाइट के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट इतनी जो है वो हो जाती है ये, और डाया इसका देखें तो ये 6 सेंटीमीटर के करीब है। एब्डोमेन के लोअर साइड पे एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट स्फीयर। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता तो ये स्फीयर बन जानी थी शेप, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट स्फीयर। इसके भाई 4 हिस्से जो है ना वो प्रोमिनेंट है। सीकम विच इज शॉर्ट वाइड बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, separated from ileum before it by ileocecal valve and allows one-way passage of chyme। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब वो काइम जो है वो इलियोसिकल वाल्व के थ्रू कहाँ पे आएगा, सीकम के अंदर। इसके साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम अपेंडिक्स का वर्ड यूज करते हैं। ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे भी आप इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। ये अपेंडिक्स जो है थिन वॉर्म लाइक ट्यूब है विद ब्लाइंड एंडिंग, दूसरा सिरा इसका बंद है। और इसमें मसला कब होता है, जब हम कहते हैं ना अपेंडिक्स रप्चर हो गई या अपेंडिक्स का दर्द होता है, तो बेसिकली अगर इसका जो हिस्सा अटैच है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ
वहां से कोई पार्टिकल इसके अंदर चला जाए तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। नॉर्मली इसका रोल, अभी तक की जो साइंस है वो कहती है कि इसका डाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब न्यूट्रिशनल साइंसेस के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें देखा जाए तो कुछ हमें रिसर्च स्टडीज ऐसी मिलती हैं कि जहाँ पे इसका भी लिंक जो है ना वो स्टैब्लिश किया जा रहा है डाइजेशन के साथ। अब वक्ती तौर पे ये है कि इसको जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसी वक्त इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। उन लोगों को कभी भी अपेंडिक्स का दर्द नहीं होता। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर खुदा न खास्ता जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो फिर इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। नीदर सीकम नॉर अपेंडिक्स आर ऑफ एनी यूज टू मैन, ठीक है। ये दोनों इससे जो थे, सीकम वाला और अपेंडिक्स वाला, इसका हमें कोई बाजाब्ता रोल जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसके बाद जो तीसरा मेजर पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम कॉलन बोलते हैं। और कॉलन के मजीद जो है ना वो चार उसको सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका वो सेक्शन जो ऊपर की तरफ जा रहा है अभी इसको हम असेंडिंग कोलन बोलते हैं। और जो वर्टिकल हॉरिजेंटल फॉर्म में हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। और फिर ये डाउन साइड पे जो पोर्शन आ रहा है उसको हम डिसेंडिंग कोलन का नाम देंगे। और इसके साथ वाला पोर्शन, ठीक है, जो जस्ट ये रेक्टम एनस के साथ जो कनेक्ट हो रहा है इसको हम सिग्मोइड कोलन का नाम देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे चारों का फर्क जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बेशक इस पिक्चर को देख लें या इसको देख लें। आप जहाँ पे जाके कॉलन का सिग्मोइड पोर्शन जो है वो खत्म होता है, वहां से रेक्टम स्टार्ट होती है। तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ऑलमोस्ट हाफ फीट के बराबर इसकी लेंथ है। और ये भी रेजरवायर का काम करती है। यहाँ पे फीकल मास जो है ना उसको स्टोर कर दिया जाता है और फिर एनस के रास्ते वहां से इसको एक्सपेल किया जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग का नाम देते हैं। बच्चों में ये इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है तो नहीं पता चलता कब वो वॉशरूम कर दे। लेकिन बड़ों में टॉयलेट ट्रेनिंग जो है ना वो उसकी वजह से एक खास ड्यूरेशन स्टेब्लिश हो जाता है और बॉडी को एक खास सिग्नल्स जो है वो रिसीव होते हैं, जिसके बाद इंडिविजुअल्स जो है वो डेफिकेशन की रिक्वायरमेंट फील करते हैं। और फिर एनल स्फिंक्टर जब ओपन होता है एट देयर ओन डिजायर तो फिर उसकी वजह से फीकल मास को बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। एनल स्फिंक्टर जो है वो बच्चों में लूज होता है और इसी तरह जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं उस वक्त भी ये वीकर साइड पे चला जाता है। और इस तरह बच्चों की तरह बड़ों में भी बाज दफा इश्यूज आते हैं कि डेफिकेशन जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती।